जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक और न्यू टॉपिक के साथ भारतीय इतिहास में बात करेंगे पाल वंश पर। किस पर बात करेंगे? पाल वंश पर। तो इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाल वंश। तो पाल वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो पाल वंश ने 750 ईस्वी से लेकर के 1174 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था? 750 ईस्वी से लेकर के 1174 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बंगाल में पाल वंश के शासकों के द्वारा पाल वंश स्थापित किया गया था। क्योंकि हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, कोई संतान नहीं होती है, तो वर्धन राजवंश या पुष्यभूति वंश का पतन हो जाता है। तो उसके बाद में क्षेत्रीय वंश स्थापित होते हैं। बात करें जानकारी के स्रोत कि पाल वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो पाल वंश की जानकारी धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से, देवपाल का मुंगेर अभिलेख, संध्याकर नंदी की पुस्तक रामचरित में। जो संध्याकर नंदी हुए हैं यह पाल वंश के शासक रामपाल के दरबार में उपस्थित थे। इसके बाद में जो अरबी यात्री आता है सुलेमान के विवरण से भी पाल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में जो पाल वंश का संस्थापक था वह कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और गोपाल ने पाल वंश में कब से कब तक शासन किया? 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, जो इसने अपनी राजधानी है वह मुंगेर, जो कहाँ पर? बंगाल में है। तो इसने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। और ऐसा साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि जो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, यह जाति से क्षत्रिय था। किस जाति का था? क्षत्रिय जाति का था। दोस्तों, आप अगर नोट्स लेना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल होंगी, बिल्कुल फ्री हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई। मत्स्य न्याय से तात्पर्य अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी दशा में बंगाल की जनता ने गोपाल को अपना शासक चुन लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं होती है, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो वर्धन राजवंश या पुष्यभूति वंश का पतन हो जाता है। तो बंगाल में फिर जनता के द्वारा गोपाल को चुन लिया जाता है। और गोपाल भारतीय इतिहास का जनता द्वारा निर्वाचित प्रथम शासक था। तो जनता द्वारा निर्वाचित भारतीय इतिहास का पहला शासक कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल था। जो पाल वंश के शासक थे वह बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। ये आप याद रखोगे। जो पाल वंश के शासक थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। इसके बाद में एक तिब्बती लेखक हुए हैं तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी तथा नालंदा विहार का निर्माण करवाया था। तो ओदंतपुरी बौद्ध विहार तथा नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। किसके अनुसार? तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार। गोपाल के बाद में अगला शासक पाल वंश का धर्मपाल बनता है। कौन बनता है? धर्मपाल, जो कि पाल वंश में 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक, मतलब कि 40 वर्षों तक शासन करता है। कौन? धर्मपाल। कब से कब तक? 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक। बात करें धर्मपाल की उपाधियों की तो इसने विक्रमशील की उपाधि धारण की थी।
इसने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, तो इसकी उपाधि के नाम पर ही उस विद्यालय का नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय रखा गया था। तो ये आप याद रखोगे कि धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसकी उपाधि थी विक्रमशील, विक्रमशील के कारण ही इस विद्यालय को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इसके बाद में उत्तरापद स्वामी, तो उत्तरापद स्वामी 11वीं शताब्दी के जो गुजराती कवि हुए हैं कौन, सूरडल। सूरडल की पुस्तक उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल के लिए उत्तरापद स्वामी की संज्ञा दी गई है। तो ये आप याद रखोगे कि सूरडल की पुस्तक का नाम क्या था, उदय सुंदरी कथा था। क्या नाम था, उदय सुंदरी कथा, जिसमें धर्मपाल के लिए उत्तरापद स्वामी की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी उपाधि विक्रमशील के नाम पर ही इसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ा। तो वेरी IMP है, याद रखोगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। सोनपुरी बौद्ध विहार की स्थापना की थी, तो सोनपुरी बौद्ध विहार की स्थापना भी किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। इसके बाद में जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने शासक लिया था, तो पाल वंश में धर्मपाल पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो ये आप याद रखोगे, जिसमें प्रतिहारों की विजय होती है जो 100 वर्षों तक चलता है। ये मैंने आपको वर्धन राजवंश में बताया हुआ है, जिसने अभी नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देखिए। ये मैं आपको श्रृंखला चला रहा हूँ, भारतीय इतिहास को विस्तार पूर्वक मैं लेकर आऊँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद में धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मैंने आपको बताया ही है कि जो पाल वंश के शासक थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद में धर्मपाल की राज्यसभा में बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। तो हरिभद्र क्या थे, बौद्ध लेखक थे, ठीक है। और किसकी सभा में निवास करते थे, तो धर्मपाल की सभा में निवास करते थे। इसके बाद में धर्मपाल के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। तो सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो पाल वंश के शासक हुए हैं धर्मपाल। धर्मपाल के शासनकाल में भारत आया था, और यह कौन था, तो अरब यात्री था। क्या था, अरब यात्री। तो अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था, धर्मपाल के शासनकाल में भारत आया था, जिसने धर्मपाल के लिए रूहमा कहा है, रूहमा। तो रूहमा धर्मपाल ने किस शासक के लिए कहा गया है, रूहमा धर्मपाल के लिए कहा गया है। धर्मपाल के बाद में पाल वंश का नेक्स्ट शासक बनता है कौन, देवपाल, जो कि पाल वंश में 810 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब कि 40 साल तक, ठीक है। पाल वंश का सबसे महान तथा सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने रामेश्वरम तक का क्षेत्र जीता था। तो याद रखोगे आप कि पाल वंश का सबसे महान तथा सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, देवपाल था। कौन था, देवपाल था, जिसने रामेश्वरम तक का क्षेत्र जीता था। इसने जो शैलेंद्र वंशी शासक हुए हैं कहाँ पर, जावा इंडोनेशिया में, बालपुत्र देव देवपाल से अनुरोध करते हैं कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाना है। तो इसके लिए देवपाल उनके लिए 5 गांव दान में देते हैं। तो जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के लिए 5 गांव दान किसने दिए थे, देवपाल ने दिए थे। किसके लिए दिए थे, तो नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए दिए थे। इसके बाद में बात करें कि जो देवपाल के उत्तराधिकारी थे वह कौन कौन थे, तो क्रमशः हैं, ये नहीं, ये तो सबसे बाद में हुए थे। सूरपाल के बाद विग्रहपाल के बाद नारायणपाल बनते हैं शासक। उसके बाद में राज्यपाल शासक बनते हैं।
राज्यपाल के बाद गोपाल द्वितीय शासक बनता है। गोपाल द्वितीय के बाद में शासक बनता है विग्रहपाल। इन्होंने ऐसा पाल वंश में कोई काम नहीं किया है कि इनको ऐतिहासिक तौर पर याद रखा जाए, ये बस मैं आपको क्रम के लिए बता दिया। इसमें जो था महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम उल्लेखनीय है, तो इसको जान लेते हैं। तो महिपाल प्रथम ने पाल वंश में कब से कब तक शासन किया? 988 ईस्वी से लेकर के 1038 ईस्वी तक पाल वंश में शासक किया, मतलब कि 50 वर्षों तक। ठीक है। महिपाल प्रथम पाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। तो याद रखोगे कि पाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। इसने 1022 ईस्वी में चोल वंश के शासक थे कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम अपना गंगा अभियान कर रहे थे, तो उसी टाइम पर इन्होंने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। तो महिपाल प्रथम किससे पराजित हुआ था? चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम से पराजित हुआ था। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद में महिपाल प्रथम के बाद में शासक बनते हैं नयपाल। नयपाल 1038 से लेकर के 1055 तक शासन करते हैं, मतलब कि 17 साल तक, 17 वर्षों तक यह पाल वंश में शासन करते हैं। और नयपाल पाल वंश का एक बहुत ही कमजोर शासक होता है, जो कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव से पराजित हो जाता है। किससे पराजित हो जाता है? कर्णदेव से पराजित हो जाता है। ठीक है। नयपाल के उत्तराधिकारी, तो नयपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल तृतीय पाल वंश का अंतिम अगला शासक होता है। विग्रहपाल तृतीय के बाद में महिपाल द्वितीय शासक होता है। महिपाल द्वितीय के बाद में सूरपाल द्वितीय, और सूरपाल द्वितीय के बाद में रामपाल गोपाल वंश का शासक बनता है। तो विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय और सूरपाल द्वितीय, इन्होंने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है, लेकिन रामपाल को जान लेते हैं। तो रामपाल 1077 ईस्वी से लेकर के 1130 ईस्वी तक, मतलब कि 53 वर्षों तक यह पाल वंश में शासन करता है। रामपाल ने कैवर्त सरदारों को पराजित किया था। तो याद रखोगे कि पाल वंश में कैवर्त शासकों को किसने पराजित किया था? तो रामपाल ने पराजित किया था। और रामपाल की प्रशंसा में जो संध्याकर नंदी थे ना, इन्होंने रामचरित की रचना की थी, जो कि स्वयं को कालिदास कहता था। तो स्वयं को कालिदास कौन कहता था? संध्याकर नंदी कहता था, जिसने रामपाल की प्रशंसा में कैवर्त सरदारों को पराजित करने के उपलक्ष्य में रामचरित की रचना की थी। तो रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी हैं। और यह किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? तो रामपाल की प्रशंसा में लिखी गई है। और पाल वंश के दौरान, मतलब कि 11वीं शताब्दी के मध्य में, अपने आप को कालिदास कौन कहता था? तो संध्याकर नंदी कहता था। रामपाल के जो उत्तराधिकारी हुए हैं कुमारपाल, इसका नेक्स्ट शासक होता है गोपाल वंश का, पाल वंश का। इसके बाद में गोपाल तृतीय बनता है। गोपाल तृतीय के बाद में मदनपाल बनता है, और मदनपाल के बाद में गोविंदपाल बनता है। तो गोविंदपाल जो कि पाल वंश का अंतिम शासक होता है, जो 1162 से लेकर के 1174 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब कि कितने साल? 12 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है। पाल वंश का अंतिम शासक। और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि इतिहास में किसी वंश का संस्थापक और अंतिम शासक वेरी आईएमपी हैं, परीक्षा की दृष्टि से हमेशा पूछे जाते हैं। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोविंदपाल था, जिसने 1162 से लेकर के 1174 ईस्वी तक शासन किया था। विजयसेन नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि गोविंदपाल की हत्या कर देता है, और पाल वंश का अंत करके सैन वंश की स्थापना कर देता है। क्योंकि सैन वंश बहुत पहले स्थापित हो गया था, 1070 में हो गया था, लेकिन अभी तक जो सैन वंश के संस्थापक थे, जैसे सामंत सेन वगैरह हैं, तो ये क्या थे? उनके दरबार में सामंत बनकर रह रहे थे। जो विजयसेन हैं, विजयसेन ने स्वतंत्र सैन वंश की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में सैन वंश को जानेंगे कि इसने कब से कब तक शासन किया। 1070 ईस्वी से लेकर के 1204 ईस्वी तक शासन किया। इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक लेके आएंगे।
आज के वीडियो में ही इतना ही। ये आपका पाल वंश कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।